नमस्ते बच्चों, बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका स्वागत है। क्लास 7 में विज्ञान रेशों से वस्त्र तक पाठ का नाम है। अंतिम पड़ाव है आज। ये इस पाठ का अंतिम वीडियो है। ये पाठ आज समाप्त हो जाएगा। आज हम पढ़ लेते हैं रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन। रेशम के कीट किस तरह पाले जाते हैं, किस तरह इनका पालन पोषण होता है। उससे पहले हमने कृत्रिम रेशे, प्राकृतिक रेशे, ऊन के बारे में पूरी जानकारी पढ़ चुके हैं। मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। यानी अंडों की संख्या ज़्यादा होती है, सैकड़ों से ज़्यादा भी अंडे दे सकती है। अंडों को सावधानी से कागज या कपड़े की पट्टियों पर रखा जाता है या रख लिया जाता है। सावधान से कागज की पट्टियाँ होती है या कपड़े की जो पट्टियाँ होती है, कपड़े की जो कतरन होती है, उस पर सावधानी से रख लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद में इन अंडों को रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। अंडे इकट्ठे करने के बाद में जो रेशम के कीटों को पालते हैं उनको बेच दिया जाता है। इन अंडों को बेच दिया जाता है। किसको बेचते हैं? जो रेशम के कीट को पालते हैं, वो पालक है। रेशम के कीट को पालने वाले, रेशम के कीट के पालक है, उनको बेच दिया जाता है। उसके बाद इन अंडों को उचित तापमान और आर्द्रता पर रखा जाता है। जो रेशम के कीट को पालते हैं ना, तो उनको ये पता रहता है कि इन अंडों को कितने तापमान पर रखना है और कितनी नमी पर रखना है। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। उनको पता रहता है कि इन अंडों के लिए कितना तापमान चाहिए। अंडों को उपयुक्त तापमान पर रखा जाता है। उपयुक्त ताप पर रखा जाता है। अब ये उचित तापमान अलग है और ये ताप अलग है। इसमें तो तापमान में अंडों को केवल रखते हैं और उसके बाद में ये जो ताप है
ये अलग है। ये ताप उन अंडों को सेकने का काम करता है। भाई अंडों को सेकते हैं ताप पर, ये तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, ये उचित तापमान है। इस तापमान पर अंडे खराब नहीं होते और इस तापमान पर अंडे सिकने लग जाते हैं, उसमें से लार्वा निकलते हैं। तापमान पर रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाए। लार्वा निकल जाए। आपको पता होगा कि पक्षी जो है वो अंडों के ऊपर बैठता है। पक्षी की शरीर की गर्मी से अंडे सिक जाते हैं। इसी तरह अंडे भी उपयुक्त, ये रेशम के जो कीट हैं इनके जो अंडे हैं उनको भी उचित तापमान पर रखते हैं जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। अब लार्वा निकलने के बाद में शहतूत का जो पेड़ होता है उन पेड़ों में नई पत्तियां आ जाती है। तब तक शहतूत के पेड़ों में नई पत्तियां आ जाती है। ये जो लार्वा होते हैं, ये लार्वा शहतूत की पेड़ की पत्तियों पर विकसित होते हैं। इन लार्वाओं को शहतूत के पेड़ों की पत्तियों पर छोड़ दिया जाता है। लार्वा को शहतूत के पेड़ की पत्तियों पर छोड़ दिया जाता है। लार्वा को शहतूत के पेड़ की पत्तियां खाने के लिए अच्छी लगती है, वो उनका प्रिय भोजन है। ये जो रेशम के कीट के जो लार्वा है उनका बड़ा ही प्रिय भोजन है शहतूत के पेड़ की पत्तियां। इसलिए जो रेशम कीट को पालते हैं वो लार्वा को शहतूत के पेड़ की पत्तियों पर छोड़ दिया जाता है। लार्वा को कैटरपिलर भी कहते हैं। लार्वा दिन रात इन पत्तियों को खाकर अपना आकार बढ़ाते हैं। अपने शरीर का आकार बढ़ जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं। दिन रात इन पत्तियों को खाते हैं और अपना आकार बढ़ाते हैं, यानी अपने थोड़ा से वो लार्वा बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद में क्या होता है, लार्वा को कटी हुई पत्तियों के साथ कटी हुई पत्तियों के साथ साफ ट्रे का मतलब तस्तरी या थाली हो सकती है, साफ ट्रे में रख दिया जाता है। स्वच्छ ट्रे होती है, साफ ट्रे में इन लार्वा को रख दिया जाता है। तो लार्वा को कटी हुई पत्तियों के साथ, पत्तियां सहित एक स्वच्छ ट्रे में रख दिया जाता है। काफ़ी दिनों के बाद में लार्वा काफ़ी दिनों के बाद या 15, 20, 25 दिन के बाद
काफ़ी दिनों के बाद में ये लार्वा काफ़ी बड़े हो जाते हैं, पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं। काफ़ी दिनों के बाद लार्वा पत्तियों को खाना बंद करके कोकून बनाने के लिए छिद्रों में चले जाते हैं, वहाँ पर छेद बने हुए होते हैं, उन छेदों के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर कैटरपिलर कोकून बनाते हैं। कैटरपिलर कोकून बनाते हैं। कोकून की आकृति इस तरह की होती है। इस तरह की कोकून की आकृति होती है, या ऐसे भी हो सकती है। इसके अंदर कैटरपिलर होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, इसके अंदर जाला इस तरह के जाला बुनता है कैटरपिलर, अंदर इस तरह का अंदर जाड़ा बुनता है। ये कोकून की आकृति है। मैंने रेशम के कीट का जीवन चक्र बताया था, एक तस्वीर बताई थी। उस तस्वीर में आप देखना कि कोकून का आकार या आकृति कैसी होती है। कोकून बनाते हैं तो कैटरपिलर कोकून बनाते हैं, और उसके भीतर या बीज में प्यूपा विकसित होता है। उसके भीतर यानी अंदर प्यूपा विकसित होता है, प्यूपा विकसित हो जाता है। इस तरह रेशम कीट पालन होता है। अब रेशम किस तरह निकालते हैं, अब हम पढ़ते हैं रेशम का संसाधन। रेशम का संसाधन, किस तरह रेशम निकाला जाता है। अभी तक इसमें हमने रेशम के कीट को पालने का तरीका पढ़ा कि किस तरह रेशम के कीटों का पालन होता है। अब हम पढ़ते हैं रेशम किस तरह निकाला जाता है। रेशा प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी डेयरी का उपयोग किया जाता है। रेशे प्राप्त करने के लिए, रेशे प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। डेयरी का मतलब डिगला, बड़ी ढेर, मतलब बहुत सारे कोकून रखे हुए होते हैं, वो ढेरी है। तो रेशा प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। कोकूनों को धूप में रखा जाता है, या तो उनको धूप में रखते हैं, धूप में नहीं रखते हैं तो पानी में उबालते हैं, पानी में नहीं उबालते हैं तो उसको भाप में भी उबाला जाता है, भाप से गर्म किया जाता है। कोकूनों को धूप में रखा जाता है, या पानी में उबाला जाता है।
या भाप, वाष्प, पानी की जो भाप होती है, वाष्प होती है, उससे भी गर्म करते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि पानी कितना गर्म होना चाहिए, कितने तापमान पर पानी होना चाहिए कोकूनों के लिए, ये रेशम कीट पालकों को अच्छी तरह पता हो रहता है। तो या तो पानी में उबाला जाता है, उबालने की क्रिया में रेशम के फाइबर अलग हो जाते हैं। इस क्रिया से रेशम के फाइबर, फाइबर का मतलब रेशा, रेशम के फाइबर अलग हो जाते हैं। रेशम के फाइबर इस क्रिया में अलग हो जाते हैं, रेशे अलग हो जाते हैं। कोकून में से रेशे निकालने के बाद धागा बनाया जाता है। कोकूनों में से रेशे निकालने के बाद धागा बनाया जाता है। इसको रेशम की रीलिंग कहते हैं। इसको रेशम की रीलिंग कहते हैं। यानी रेशम को दूसरी उपकरण में, दूसरे यंत्र में उसको लपेटा जाता है। लपेटने की क्रिया को रीलिंग कहते हैं। रेशम के फाइबर की कताई की जाती है। रेशम के फाइबर की कताई की जाती है। रेशम के फाइबर की कताई करते हैं। कताई करने से रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। कताई करने से रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को बुनकर के पास भेज दिया जाता है। बुनकरों के पास, बुनकरों के पास धागे भेज दिए जाते हैं। बुनकर कपड़े बुनने वालों को कहते हैं। तो बुनकरों के पास धागे भेज दिए जाते हैं। इस तरह रेशम की क्रिया की जाती है। रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। रेशम से कपड़े बनाए जाते हैं। विश्व में सबसे पहले चीन में रेशम की खोज हुई थी। विश्व में चीन में ही सबसे अधिक रेशम उत्पादन होता है। भारत भी रेशम उत्पादन में गिने चुने देशों में आता है। रेशम भी, भारत में भी रेशम का उत्पादन होता है। भारत में जो रेशम का उत्पादन है अधिकतर महिलाएं कार्य करती है। भारत में रेशम उत्पादन में महिलाओं की भूमिका अधिक है। महिलाओं की संख्या ज़्यादा है इन कार्यों में। तो बच्चों, ये सब जानकारी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।